मेरी भी इच्छा थी तो मैंने इंजीनियरिंग की विचार किया था, परंतु आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, परंतु मैं वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सका। नौकरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में व्यवस्थापक पद की एक नौकरी मिली जो 100 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी मेरे को। इंजीनियर बनना चाहते थे, फिर वकालत की उधर चले गए और अचानक फिर वापस राजनीति में आए, तो ये एक संयोग था या कोई? तो 1981 में मैं RS की परीक्षा दी और उसमें पास हो गया था। एक राजनीतिक गुरु तो CP जोशी साहब हैं और एक आध्यात्मिक गुरु जो है भगवान परशुराम जी हैं। उस समय तो ये मोदी लहर थी जब फर्स्ट। आप मानते हैं कि मोदी लहर की वजह से बीजेपी? सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ के एक बयान जारी हुआ, उस पर आपने भी एक वीडियो जारी करके बताया था कि वो झूठ बोल रहे हैं। हमने उनसे बात की तो वो कह नहीं, गणेश सिंह जी परमार झूठ बोलते हैं, वो तो बार बार झूठ बोलते हैं। राजनीति की जगह है और आपसी व्यवहार तो आपसी व्यवहार की जगह है। चर्चा ये भी है कि योगेंद्र जी भी चुनाव की दौड़ में दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या पिता पुत्र दोनों दावेदारी में? नहीं, ऐसी कोई अभी बात नहीं। ये पक्का है कि अगर पार्टी मौका देगी तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। कि बेड़ज का नाका परियोजना है, वो पहले स्वीकृत हुई, वापस बंद हो गई, फिर स्वीकृत हुई, फिर बंद हो गई। राजनीतिकरण किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा और इस वजह से उसको जबरदस्ती अटकाया। बगेरी का पानी जो था सरदारगढ़ से मेरे कार्यकाल के ही अंदर मैंने पत्र भेजो आमेट को दिलवाया था। तो अभी क्या वहाँ बीजेपी के विधायक है इसलिए आमेट को पानी नहीं? ये गोलमाल करने का काम तो ये हमारे सुरेंद्र सिंह जी का है, जो 1% काम नहीं करते, खाली बातों में हवाई महल बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं कुंभलगढ़ विधानसभा के चुनावी मिजाज जानने का प्रयास करते हैं। अभी भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही संगठनों द्वारा जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दावेदार जो हैं उनकी भी सूची लंबी होती जा रही है। उसमें भी कई नए पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं, वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर पार्टी हो या अन्य कुछ एजेंसियां भी अपने अपने स्तर पर ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए सर्वे भी चल रहा है। और इसी के दौरान जयवर्धन न्यूज़ ने भी ये प्रयास किया है कि वहाँ जो दावेदार हैं या कोई वहाँ के मौजूदा MLA हैं, उनसे जाने कि वहाँ उनका क्या मिजाज है, क्षेत्र की क्या स्थिति है और वो किस आधार पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं कुंभलगढ़ में, और कुंभलगढ़ में हमारे साथ में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक गणेश सिंह जी परमार। पिछली बार ये मौजूदा विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ से हारे थे और अभी इस बार फिर ये चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। गणेश सिंह जी, मैं सबसे पहले आपकी प्रोफाइल जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई और राजनीति में कैसे आए? मैं कैलवाड़ा के नज़दीक ही ग्राम पंचायत काकरवा है, उसकी एक छोटी सी बागड़ जेलापट्टा है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा जन्म 2 सितंबर 1956 को वहाँ हुआ। मेरे पिताजी एक गरीब काश्तकार किसान थे। पूरा का पूरा परिवार खेती पर ही निर्भर करता था। मेरी प्राथमिक शिक्षा काकरवा के स्कूल में हुई। उसके बाद कक्षा 6 से मैं कैलवाड़ा पढ़ने आया और वहाँ से पैदल आना पड़ता था पढ़ने के लिए। और 10वीं बोर्ड और 11वीं 2 बोर्ड होते थे पहले, उन दोनों बोर्ड यहाँ से कैलवाड़ा से मैंने किए। मेरी भी इच्छा थी कि मैं किसी अच्छी पोस्ट पे काम करूं, तो मैंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने की विचार किया था, परंतु आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, परंतु मैं वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सका। और बाद में फिर मैंने प्राइवेट पढ़ाई शुरू करी। मैंने BA किया। BA के बाद मैंने MA पॉलिटिकल साइंस में किया। ये कब किया? कि 1977-78 के अंदर मैंने MA कर लिया था। कहाँ से किया था ये? मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फिर MA किया। उसके बाद मैंने 1981 उस समय आप यहाँ से पढ़ाई के लिए क्या गए, कैसे यहाँ से आगे निकले? ये ऐसा है कि मैं 11वीं करने के बाद में मेरा सिलेक्शन विद्या भवन उदयपुर में हुआ था, जो मैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना चाह रहा था। परंतु बदकिस्मती थी मेरी कि उस समय काकरवा, एक तो उदयपुर ज़िले का एक तहसील काकरवा है और एक काकरवा ऐसा फतेहनगर में था। तो डाक के सही समय पर नहीं मिलने से मैं उसमें प्रवेश नहीं ले सका और मुझे फिर एक छोटी सी नौकरी
कोऑपरेटिव सोसाइटी में व्यवस्थापक पद की एक नौकरी मिली, जो 100 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी मेरे को। तो फिर मैंने वो काम करते हुए आगे मैं बढ़ा, और फिर बाद में सारे के सारे, क्योंकि मैं साइंस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, परंतु मैंने प्राइवेट फिर ये विचार किया कि भाई मेरे को आर्ट्स में बीए करना है। फिर मैंने बीए किया। उसके बाद मेरे सब्जेक्ट जो थे वो पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थे उसमें। तो दोनों सब्जेक्टों के अंदर मैंने 80 से पूर्व दोनों में डबल एमए कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने एलएलबी में ज्वाइन किया। फिर मेरी वकालत का 1986 में मेरी वकालत की डिग्री मुझे मिली। 1987 में मेरे को सनत मिली, और फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। और इस बीच में मैंने एक डिप्लोमा DLL लेबर एंड लॉ का भी मैंने किया। उसके बाद में 1988 के अंदर यहाँ पर मेरी कड़िया ग्राम पंचायत है, तो उसमें यहाँ पर ठाकुर साहब थे सरपंच, तो बड़े पावरफुल थे। वो किसी और को सरपंच का मौका देखना ही नहीं चाह रहे थे, परंतु मैंने मेरी किस्मत का आजमाइश किया और मैं 1988 में सरपंच बन गया। उसके बाद इस पंचायत में मैं कंटिन्यू 2 बार निर्विरोध में सरपंच बना। एक बार मेरी मिसेज सरपंच बनी, वो भी निर्विरोध बनी। मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं अध्यक्ष बना। फिर मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। और तो मतलब आप इंजीनियर बनना चाहते थे, फिर वकालत की उधर चले गए और अचानक फिर वापस राजनीति में आए, तो ये एक संयोग था या मेरी आर्थिक स्थिति थी कि अगर आप कहें तो 1981 में मैं RS की परीक्षा दी और उसमें मैं पास हो गया। और उसमें मेरा इंटरव्यू भी हुआ, और इंटरव्यू में मैं डायरेक्ट परीक्षा में पास हुआ, परंतु मेरे इंटरव्यू में मैं कट गया था। इस वजह से मैं नहीं जा सका। तो मेरे मन में इच्छा तो थी कि भाई अगर ये नहीं हुआ है, अब उसमें क्या है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से सारे काम मेरे विफल हुए, अटक गए थे। फिर बाद में मैंने वकालत करके भी मेरा प्रयास मैंने कंप्लीट जारी रखा। तो वकालत में कितने टाइम तक आपने प्रैक्टिस? मैंने 20 साल कंप्लीटली 1988 में मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, और 2008 तक मैं प्रैक्टिस में रहा। तो उदयपुर या केलवाड़ा? मैं उदयपुर में भी रहा, केलवाड़ा में भी मैंने काम किया, और भी अन्य कोर्टों में जैसे खैरवाड़ा है, गोगुंदा है, आसपास के जो उदयपुर से संबंधित सभी कोर्टें थी उसमें मैं जाता था। मैं फौजदारी वकालत का काम करता था। इसके अलावा जो क्लेम के केसेस जो होते थे, एक्सीडेंटल क्लेम, वो भी वकालत मैंने की, और 2008 तक मैंने वकालत। तो उसके बाद जैसे आप सरपंच रहे और ग्राम GSS पे अध्यक्ष रहे, और इस दौरान ये जैसे राजनीति में एक तरह से प्रारंभिक प्रवेश हुआ। गरीबी हालत को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था, तो उसको लेकर के मेरे दिल में इच्छा रहती है कि मैं हर गरीब का काम करूं। और मैंने उसी तर्ज पे मैंने काम किया, जो मैं 3 बार उस पंचायत के अंदर निर्विरोध सरपंच का होना, पंचायत समिति सदस्य जीतना, मेरी मिसेज पंचायत समिति सदस्य जीती। इस प्रकार कोई भी चुनाव इस इधर में कभी मेरी हार हुई नहीं। मैं कंटिन्यू में आगे बढ़ता रहा, और 2008 में जाकर के मैंने विधायक का भी इलेक्शन लड़ा। उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका ये थी साहब। तो विधायक में टिकट में आपको पहले ही टिकट कैसे मिल गया? ऐसा था कि एक बार मेरे डॉक्टर CP जोशी साहब से मिलना हुआ। डॉक्टर CP जोशी साहब के मन में एक बहुत बड़ी तमन्ना थी, और वो तमन्ना ये थी कि ये जो कुंभलगढ़ इलाका है, यहाँ पर मेरी जाति कास्ट बहुत बड़ी संख्या में है। उन्होंने मुझे समझाया कि भाई तो वकालत कर रहा है, वकालत के साथ साथ जनता सेवा के अंदर भी कुछ काम कर और राजनीति में आ, ताकि क्या है कि तो अपने समाज का भी भला कर सके और बाकी भी पूरी जनता में अच्छा काम कर सके। ये बात उन्होंने मेरे को बताई, मेरे दिल में बैठी, और मैंने ये प्रयास शुरू। तो राजनीतिक गुरु आपके? एक राजनीतिक गुरु तो CP जोशी साहब हैं, और एक आध्यात्मिक गुरु जो है भगवान परशुराम जी हैं। मैं मेरे जीवन के अंदर ये मेरे गुरु रहे हुए हैं। परशुराम मंदिर के ट्रस्ट अध्यक्ष भी हैं, तो आपका वो मंदिर से कैसा जुड़ाव रहा? नहीं, 1998 के अंदर मैं इस मेंबर तो मैं इस ट्रस्ट का था ही। ये ट्रस्ट 1992 में बनी थी, और 1998 तक इस ट्रस्ट में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ, या उतरने की एक हल्की सी पतली सी पगडंडी थी, और वहाँ से ऊपर चढ़ने वाला आदमी और सामने अगर मिल जाता तो दोनों को 1 मिनट रोकना पड़ता, फिर वो ऊपर नीचे आ सकता था। तो 1998 के अंदर जो मैं ट्रस्ट का अध्यक्ष बना, तो मैंने एक जीवन के अंदर एक ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस ट्रस्ट का काम करूँगा, ईमानदारी से काम करना चाहूँगा, और आगे इसका डेवलपमेंट करने की मैंने मेरे मन में ये बहुत बड़ी धारणा कर ली थी। और भगवान ने मुझे बहुत बड़ी कामयाबी दी कि इस ट्रस्ट के अंदर जाने का
रास्ता जो आज आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया रास्ता है, आने का जाने का रास्ता। इसके अलावा नीचे बहुत बड़ी मतलब जो इमारतें जो खड़ी की हैं वो हैं, ऊपर जो बड़े पंडाल जो लगाए हैं, मैंने उस ट्रस्ट के अंदर करोड़ नहीं करोड़ों करोड़ों रुपयों का विकास हुआ। और वो तमाम जो विकास हैं वो सभी दानदाताओं के सहायता से हुआ। अब इस बार अब आपके जीवन का हमने सफ़र देखा, किस तरह से आप एक छोटे से गांव से निकले, आपने पढ़ाई की और सरपंच से लेकर के जीएसएस अध्यक्ष, ट्रस्ट से लेकर अब राजनीति की तरफ आप आगे बढ़े। पहली बार आपको सीपी जोशी ने प्रेरित किया तो उनसे आपने टिकट मिला। अब विधायक बनने के बाद और पिछला चुनाव आपके हारने की क्या वजह मानते हैं? देखिए साहब, जब मैं विधायक 2008 में बना तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी तमन्ना थी कि ये पिछड़ा इलाका है। नहीं, तेरा मतलब वापस आप दोबारा हारे तो उसमें क्या आप जनता का दिल नहीं जीत पाए या जनता के विकास कार्य नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा तो नहीं था। विकास काम करने में मैंने कभी कसर छोड़ी नहीं। मेरे पहले से मन में तमन्ना यह थी कि सबसे पहले मैंने स्कूलों के ऊपर शिक्षा की ओर ध्यान दिया। मैंने 2008 में जो मैं विधायक बना तो सबसे पहले यहाँ पर 2 मॉडर्न स्कूल, जो कि एक हमारे यहाँ पर कोमलगढ़ में है, एक आमेठ में, मैंने खुलवाने का। पहले मात्र 2 33 kV जेएसएस के ग्रिड थे कोमलगढ़ विधानसभा में, 13 नए ग्रिड बनवाने का काम। मैंने 4 पीएससी वरदड़ा के बाद में 73 उमरवास और गढ़वा, ये 4 मैंने पीएससी खुलवाई। इसके अलावा 27 उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए। बिल्कुल, आप उस समय गाँव में घूमते रहते थे, ऐसी खबरें भी आती थी, काफ़ी जनता से जुड़ाव भी अच्छा रहा। तो फिर हार का कारण क्या मानते हैं? हार का कारण ये तो एक तो उस समय तो ये मोदी लहर थी जो फर्स्ट बार में आ रहा। तो और आप मानते हैं मोदी लहर बहुत बड़ी है और उसकी वजह से बीजेपी बड़ी? नहीं, उस समय क्या है, एक्चुअली लहर तो कुछ भी नहीं थी, परंतु वो आउट रास्ते वाली बात हो गई थी कि बहुत अच्छा काम हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने किया, सब कुछ बहुत बढ़िया किया। परंतु बाद में मोदी जी के द्वारा एक ये झूठी बात कह करके भाई 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, और भी कई बातें उन्होंने युवाओं को कहा कि भाई 2 करोड़ प्रति वर्ष हम नौकरी देंगे। इस तरह की जो झूठी बातें थी, वो झूठी बातों में लोगों ने विचार किया कि यार अशोक गहलोत साहब ने 500 रुपये पेंशन की है और यार 15 लाख रुपए आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इस चक्कर में आकर के जनता उनके उस हवा में आ गई, और हवा में आने की वजह से मतलब है जो ये सरकार कांग्रेस हार गई। इस बार आप जैसे दावेदारी कर रहे हैं, वापस चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? और देखिए साहब, सबसे पहला जो मुद्दा यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा कोमलगढ़ एक, अब देखा जाए साहब, तो पर्यटक स्थल बन चुका। और यहाँ पर पहले हमारे वैसे कोमलगढ़ को मैंने मेरे टाइम काल में ही मुख्यमंत्री महोदय की कृपा से यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बनाने का काम किया था कि यहाँ पर्यटक जो स्थल है यहाँ पर ये डेवलप हो एक, और यहाँ पर आने जाने वालों के लिए अच्छे रास्ते हो। मुख्य तौर से जो यहाँ देखा जाता है टूरिस्ट के हिसाब से होटलें हैं, दुर्ग भी है, अपने परशुराम महादेव से लेकर चारभुजा तक आवागमन के रास्ते सही नहीं है। मुख्य जो समस्या आती है, या दिल्ली की जो टूरिस्ट एजेंसियाँ हैं वो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कई बार शिकायतें कर चुकी है कि वहाँ रास्ते नहीं हैं, इस वजह से टूरिस्ट वहाँ नहीं जाते हैं। नहीं साहब, अब तो जैसे सायरा से जो अपने कोमलगढ़ वाले दुर्ग वाली मुख्यमंत्री जी ने 17 करोड़ रुपए में 17 किलोमीटर रोड बिल्कुल बन करके कंप्लीट हो गई हैं और एकदम अच्छी कंडीशन में है। अब उधर से तो कोई दुविधा है नहीं। दूसरी एक रोड यहाँ से जो कोमलगढ़ यहाँ अपने लाकेला तालाब से कड़िया वाली जाने वाली है, वो भी 12 करोड़ 63 लाख रुपए पास हो चुके हैं उसमें, और उसका टेंडर भी हो गया है। बहुत जल्दी वो भी शीघ्र तैयार हो जाएगी। दूसरी क्या है कि 162 जो कि चारभुजा से लेकर के लोसिंग चौराहे तक है, ये डॉक्टर सीपी जोशी साहब जब सड़क मंत्री थे केंद्र सरकार में, तब ये रोड मतलब है उन्होंने प्रोजेक्ट की थी इस रोड को, और वो अब जा कर के इसके मतलब है जो सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई हैं और अभी मुआवजा भी देना स्टार्ट हुआ है। तो बहुत ही शीघ्र ये रोड, तो बीजेपी वाले बता रहे हैं हमने बनाई है और उसके तहत हम यहाँ से पूरा ये हाईवे बना रहे हैं, बटेवर वाला। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर सीपी जोशी साहब की स्कीम है, उन्होंने स्वीकृत की, उन्होंने सारा का सारा काम उन्होंने किया, और कांग्रेस हार गई। कांग्रेस हार के बाद इनका राज आया तो ये कहने लगे कि वह हमारा राज है, हम बना रहे हैं। ये बात है। बाकी मूल इस रोड को बनाने वाले अगर कोई है तो डॉक्टर सीपी जोशी हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहूँगा सब। और ये मेरे टाइम में ही और मेरे कहने से ये वाक जुड़ा, और ये बात सही है
कि उस समय दूसरी कार्रवाई हो गई, बाकी ये काम स्टार्ट नहीं हुआ। अब जब जिसके राज में काम स्टार्ट होता है वही कहता है कि हम करवा रहे हैं। एक दूसरा सवाल है, आप जैसे दावेदारी कर रहे हैं तो कांग्रेस से इस बार देखा जा रहा है कि काफ़ी दावेदार की लंबी सूची है, क्या वो आपके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं होगी? दावेदारी हाईकमान के ऊपर है। हाईकमान सर्वे कराते हैं, हाईकमान देखते हैं कि कौन जीता उम्मीदवार हैं। जिस किसी को भी अगर टिकट मिलता है और उनके सर्वे के अनुसार, तो हम सारे के सारे उनके साथ रहेंगे और उसको जिताने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि इस बार 100% वापस कांग्रेस रिपीट होगी। और जो मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, चाहे वो काम गैस की टंकी से लेकर के बिजली फ्री से लेकर के कनेक्शन फ्री से कृषि कनेक्शन को लेकर के या फ्री राशन को लेकर के, चाहे दुर्घटना बीमा चिरंजीवी योजना के अंतर हो, चाहे स्वास्थ्य योजना हो, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री काम जन योजना हो, चाहे नरेगा की योजना हो, चाहे शहरी योजना हो, ये जितने 10 काम जो अभी घोषणा करने के बाद उनको हाथों हाथ लाभ दिलाने का काम जो मुख्यमंत्री जी ने इस राष्ट्र कैंप में किया है, वो बहुत बड़ी बात है। और भाजपा का कहना है कि ये तो अब ऑनलाइन सिस्टम है, तो ऑनलाइन वैसे ही कर सकते हैं। लाखों रुपए इन शिविरों में बर्बाद करके ज़बरदस्ती जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जाए। नहीं, इनकी जो ये बड़ी भूल है, कैंप लगा रहे हैं उसमें भी बड़ी ज़ोर से हम गाँवों के अंदर हर जगह इसकी सूचना भेज करके, वार्ड पंचायत लेकर के बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि तक इस काम को कर रहे हैं और ला करके लोगों को ऑनलाइन करवा रहे हैं, जब जा करके हो रहा है सर। एक कुंभलगढ़ दुर्ग पर भगवा ध्वज फहराए थे, उस दौरान एक विवाद उत्पन्न हुआ था। सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ के एक बयान जारी हुआ, उस पर आपने भी एक वीडियो जारी करके बताया था कि वो झूठ बोल रहे हैं। हमने उनसे बात की तो वो कहनी गणेश सिंह जी परमार झूठ बोलते हैं, वो तो बार बार झूठ बोलते हैं। मैं एक निवेदन आपको करना चाहूँगा, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और यहाँ पर अगर एक पत्ता भी हिलता है ना, तो वो केंद्र सरकार की बिना मंशा से यहाँ पर हिल नहीं सकता। राज्य सरकार का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती राज्य सरकार। और अब ये जो बात झूठी बात है, ये तो स्वतः आप देख लो आप कितनी बात है। अब आप ज़बरदस्ती किसी का नाम अगर ख़राब करने की कोशिश करो तो वो आपकी मंशा है। बाकी 100% चीज़ ये है कि ये केंद्र सरकार के अंडर में है और केंद्र सरकार ही यहाँ पर कुछ भी कर सकती है, यहाँ पर दूसरा कोई नहीं कर सकता। सिर्फ बयानबाजी इन वीडियो या वहाँ तक ही अखबार तक ही दिखती है कि आपकी जो कई बार फोटो आती है वो एक साथ बैठे हुए ऐसे मिलते हैं। देखिए, राजनीति की जगह है और आपसी व्यवहार तो आपसी व्यवहार की जगह है, इसलिए ऐसा कोई भी हमारे रंजिश नहीं है। एक अभी देखा योगेंद्र जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाए हैं, आपके सन को जिम्मेदारी जो पार्टी ने दी है, वो उसको कैसे देखते हैं? वो ये है कि वो वास्तव में योगेंद्र जो काम कर रहा है, उसे काम करने से लोगों से मिलना जुलना, हर छोटे मोटे काम को करवाना और हर गरीब की मदद करना उसका मेन उद्देश्य है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये काम करेंगे और अच्छे करेंगे तो अच्छा रहेगा, पार्टी के भी अच्छा काम होगा और इनका भी बढ़िया काम रहेगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि योगेंद्र जी भी चुनाव की दौड़ में दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या पिता पुत्र दोनों दावेदारी में? नहीं, ऐसी कोई अभी वाली बात नहीं है साहब। अब देखिए, जिसको भी टिकट दें, चाहे योगेंद्र सिंह ले या कोई भी, जितनी लंबी लिस्ट है उनके साथ रहना पड़ेगा साहब। ये अभी हाईकमान के ऊपर है मामला सारा का सारा, और जिसको भी टिकट हाईकमान देगा उसको जिताने का पूरा प्रयास। अभी सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ जो हैं, शिविर है मुख्य रूप से, जो ये शिविर में गहलोत सरकार द्वारा भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जनता बिल्कुल अब समझदार है, किसी के झांसे में कोई आने वाला है नहीं। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है जो दे रहे हैं गारंटी कार्ड, उसमें सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परफेक्ट हैं। कई लोगों को अभी फ़ायदा मिल रहा है और कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है इसको कोई मतलब है जो भुला नहीं सकता। और पूरी की पूरी जनता इतनी खुश हैं कि जिसकी हद नहीं। और ये जो कहने वाले हैं कि ये गुमराह कर रहे हैं, ये तो खाली झूठ बोलने के एक तरीके हैं साहब। और किसी सही बात को झूठ में बदलना बहुत बड़ा मुश्किल है। और ये आपको अगर पार्टी मौका देती है तो आप जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्या आप? यह पक्का है कि अगर पार्टी मौका देगी तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। एक बड़ा आपके क्षेत्र का बड़ा मुद्दा है बेड़ज का नाका परियोजना है, वो पहले स्वीकृत हुई, वापस बंद हो गई, फिर स्वीकृत हुई, फिर बंद हो गई। 2017 में वो उसको एनओसी क्लियरेंस हो गई, लेकिन अब बताया जाए कि राजनीतिकरण किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा और इस वजह से उसको ज़बरदस्ती अटकाया गया। अब मैं एक निवेदन आपके सामने करना चाहूँगा। 2003 में जब देवपुरा साहब यहाँ पर विधायक थे, उस समय इसका शिलान्यास हुआ। शिलान्यास होने के बाद बदकिस्मती ये थी कि कांग्रेस हार गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी और सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ फिर पानी के मंत्री बने थे सब। और
5 साल तक, मैं ईमानदारी से कहना चाह रहा हूँ, चेक करके देखें, 5 साल तक वो जो फाइल थी ना, एक कदम आगे नहीं बढ़ी। 2008 के अंदर मैंने भी ट्राई मारी, तो मैंने ये बात यहाँ कही जनता में कि अगर मुझे आप जिताते हो तो निश्चित रूप से मैं इस बेड़स नगर का काम आगे बढ़ाने का काम करूँगा। जब मैं यहाँ से जीत के गया, मैंने पता किया तो पता लगा कि ये तो मतलब है जो वन विभाग के अंदर इनका कुछ हिस्सा आ रहा है और वन विभाग की इसकी एनओसी चाहिए, और वो एनओसी सीएससी की स्वीकृति के बाद में सुप्रीम कोर्ट देता है। स्वयं मैं सुप्रीम कोर्ट गया और इसको मतलब है वहाँ जा कर के एडवोकेट्स से मिला, और वो मैंने स्वीकृति सीएससी की स्वीकृति करवा करके, और 2013 में, जो आप 17 कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है सर, 2013 के अंदर इसकी एनओसी कंप्लीट। 17 में 18 मतलब डीएमएफटी से बजट स्वीकृत हो गया, और स्वीकृत होने के बाद 18 में सरकार चेंज हुई। तो वो चीज़ कह रहा हूँ, वो मैं बताऊं कि यहाँ पहले वो क्या हुआ कि एनओसी हम ले आए। एनओसी लाने के बाद एक मुद्दा आया कि भाई यहाँ पर उसका सारा का सारा टीएस वगैरह बन गया था, तो उसमें यह था कि एस्टिमेट के अंदर जो नींव है वो आप किस आधार पर इसको मतलब लिए, तो इसका कि हाइड्रो टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमने हाइड्रो टेस्ट करवाया। हाइड्रो टेस्ट करवाने के बाद हमारी वापस सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद बीजेपी आ गई, तो फिर ये 5 साल तक वो जहाँ का तहाँ काम रहा। फिर क्या होता है साहब कि अभी डीएमएफटी का अभी जो स्वीकृति हुई है उसमें यह था कि इनके जो अभी नहीं, वो बीजेपी के दौरान ही डीएमएफटी से स्वीकृत हो गया था बजट, और टेंडर भी हो गया था, लेकिन फिर वो अटक गया। बजट डीएमएफटी से तो जारी हो चुका है, उसके ऑर्डर थे बिल्कुल सर। ने एक बात मैं बताऊं साहब कि ऐसा कोई ऑर्डर हुआ ही नहीं इन्होंने जारी किया। अगर क्या होगा तो एएस मतलब प्रशासनिक कोई स्वीकृति करवाई होगी, बाकी कोई फाइनेंशियल इन्होंने स्वीकृति नहीं करवाई। और ये अभी जो डीएमएफटी की मीटिंग हुई थी इसमें ज़रूर इसका मुद्दा चला, वो जो इनके माप होता है, तो उस सर्कल को देखते हुए उसमें 59 गांव हैं, 5 पंचायतें हैं, तो वो सफिशिएंट पानी यहाँ पर नहीं आ सकता, वो स्रोत नहीं है। इस वजह से ये मामला के पहले वो करो कि ये कम से कम इसमें सफिशिएंट पानी, या तो कुछ गांवों को बाहर निकालो, या फिर इसके ऐसे कोई स्रोत हैं जिससे ये पानी उन सब गांवों को सफिशिएंट मिल सकता है। इस मुद्दे पर वो अभी एक आमेट क्षेत्र में, एक आमेट शहर की अगर बात करें तो वहाँ एक पेयजल का बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उसको लेकर भी अभी राजनीति चल रही है, लेकिन पब्लिक परेशान है। तो इसके लिए कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इसके लिए कोई बड़ा प्लान क्यों नहीं हो पा रहा है कि शहर के लोग भी वहाँ प्यासे? देखिए सर, उसमें क्या था कि पहले ये 2013 की बात है सब, या 13 या 12 की बात है। उस समय ये बागेरी का पानी जो था सरदारगढ़ से मेरे कार्यकाल के ही अंदर मैंने मतलब है जो आमेट को दिलवाया था। और अभी जो पानी की वहाँ पर वास्तव में किल्लत है, ये बिल्कुल सही है। तो अभी डीएमएफटी से कई स्रोत वहाँ पर हमने डेवलप किए हैं। नहीं, तो अभी क्या वहाँ बीजेपी के विधायक है इसलिए आमेट को पानी नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब, ऐसी बात नहीं है। अभी विधायक साहब तो ये हैं कि वो भी अपना फंड रखते हैं, सारा का सारा एक पैसा भी अभी उन्होंने कहीं पानी में नहीं दिया है। वो खाली बातें ही करते हैं, ईमानदारी की बात, बाकी कहीं पैसा देने का काम 1% भी नहीं करते हैं। अभी एक आपने देखी होगी बहुत बड़ी लिस्ट निकाली है अभी, वो 70 सामुदायिक भवन। मैं एक बात बताऊँ साहब, सामुदायिक भवन की कहाँ आवश्यकता है? आज जब जनता पानी के किल्लत में है तो यही पैसा अगर ये पानी में देते। आपके टाइम में अगर आमेट से सरदारगढ़ तक टंकी बनती, बागेरी परियोजना का पानी पहुंचता है, और अभी शहर की यही मांग है कि वो बागेरी का पानी आमेट शहर के वासियों को मिले। नहीं, अब सवाल इस बात का आया कि अब स्रोत के मामले में ये कोशिश कर रहे हैं हम कि जैसे जो पानी उधर से देवगढ़ तक पहुंचा है वहाँ का अपने कोठावाड़ा, तो कोशिश यह करें कि इसको पानी को आगे लाने के लिए हमने भी पूरी वो कर रखी है सरकार में आवेदन। वैसे 1.5 साल के अंदर मैं भी इस डीएमएफटी का ट्रस्टी हूँ। 239 करोड़ रुपए पानी पे, रोड पे, चिकित्सा में और सड़कों पे, ये कोमलगढ़ क्षेत्र में मैंने मतलब मेरी अनुशंसा से पास करवाया। जिस भाजपा का आरोप है कि जो भी बजट जा रहा है या तो ज़्यादातर नाथद्वारा और भीम में ले जाया जा रहा है, कुंभलगढ़ भी इतना बजट नहीं आ रहा है। खुद विधायक आरोप लगा चुके हैं इस मीटिंग में। नहीं, बात ऐसी तो नहीं है साहब कि जितनी जो अनुशंसा करके दी हैं, मैक्सिमम अनुशंसा हमारे पास में 239 करोड़ भी कम नहीं होते हैं 1.5 साल के अंदर विधानसभा क्षेत्र कोमलगढ़ के लिए साहब। और अधिकतर जो पैसा है, जितने भी टंकियाँ बनी हुई हैं, चाहे उलपुरा में हो, चाहे किसी भी पंचायत में हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है पैसा वो डीएमएफटी से दिया गया है। और सारे के सारी टंके, ओपन कुएँ,
मोटर फिटिंग वगैरह सारा का सारा काम। राष्ट्रीय उद्यान जो घोषित हुआ उसके बाद निर्माण स्वीकृतियों को लेकर काफ़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में अवैध निर्माण भी हो रहे हैं। तो ये जो इसकी राहत ग्रामीणों को कैसे मिले? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ 1 किलोमीटर 2015 के अंदर राजस्थान सरकार ने एक यहाँ पर आदेश किया था कि भाई 1 किलोमीटर के अंदर किसी भी प्रकार का, चाहे माइनिंग काम हो चाहे कॉमर्शियल हो, ये कोई भी ज़मीन परिवर्तन नहीं की जाए। इसके बावजूद भी जो लोग पहले जिन्होंने स्वीकृति ले रखी हैं वो लोग काम कर रहे हैं, और छोटे मोटे काम में सब जनता है ये तो जो कोई इनको छोटा मोटा काम भी कर रहा है, हालांकि प्रशासन उसको पूरे रोकने की कर रही है, कार्रवाई भी कर रही है। और हमारा तो एक ही कहना है कि जो ग्रामीण इलाका है, जो चाहे जो इससे कुल मिला के जो गांव के लोग हैं उनके जैसे वर्षों से ये जैसे ही कोरोना लगा बहुत सारे लोग यहाँ आ गए, तो जो गांव के लोग हैं वो कहाँ जाए? या तो उनको विकल्प कोई, इसका कोई समाधान तो निकलना है, सरकार से ऊपर तो कुछ ही नहीं। हाँ, तो हमने तो ये हमारे जो यहाँ से सुझाव जो भेजे थे उसमें कहा कि मात्र 50 से 100 मीटर इस सीमा को छोड़ करके ग्रामीणों के लिए विकास के लिए, चाहे वो होटल बनावे चाहे ग्रामीण मतलब है अपना रेजिडेंस बनावे, तो उसमें स्वीकृति दी जाए। खाली माइनिंग का मामला ऐसा होता है कि इसमें देना ठीक नहीं है। बाकी दूसरे जो हैं जैसे होटल निर्माण का काम है, छोटे मोटे कोई उद्योग लगाने का काम है जिसमें कोई पर्यावरण खराब नहीं हो, ऐसी चीज़ों का करने के लिए हमने सुझाव भी दिए हैं। और सरकार से भी पूरी मांग करते हैं कि कम से कम 100 से 50 मीटर के बीच में इनको ग्रामीण वासियों को स्वीकृति दी जाए। तो जैसे चुनाव में पानी को लेकर क्या? हाँ, पानी का ये है कि अगर हमारे को मौका मिलता है और इस बार अगर विधायक बनने का मौका मिला तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, और सभी जितने भी गांव हैं चाहे शहर हैं उसमें पानी की पूरी अच्छी तरह व्यवस्था हो। इसमें एक बात आती है कि कांग्रेस से यहाँ पर जो पहले पूर्व विधायक रहे हीरालाल जी देवपुरा, मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन फिर भी क्षेत्र का उस स्तर पर विकास नहीं हो पाया। ये बड़ा मुद्दा हर बार चुनावों भी चर्चाओं में रहता है। नहीं, बात यह है कि ये पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाका होने के लिए अगर क्या विकास होता भी है तो वो बहुत कम नज़र आता है। बाकी उनके टाइम में जितने भी तालाब बने उनके टाइम में बने हैं। यहाँ पर जो है चीज़ें बनी हैं वो हीरालाल जी देवपुरा के टाइम में ही। खाली मात्र ये गोलमाल करने का काम तो ये हमारे सुरेंद्र सिंह जी का है, जो 1% काम नहीं करते, खाली बातों में हवाई महल बनाते हैं। बाकी एक भी, अगर मैं ईमानदारी की बात कहूँ कि एक अगर अस्पताल खोला हो उन्होंने तो बतावे। वो तो कहते हैं कांग्रेस झट बोलो झूठ बोलो और माहौल बनाओ। मैं एक बात बता रहा हूँ राम धर्म से साहब, यहाँ पर कॉलेज का स्वीकृति मेरे टाइम में कराई मैंने, यहाँ पर तहसील गढ़बोर मैंने मेरे टाइम में बनाई, या स्कूल कर्मोन्नत मेरे टाइम में हुई, यहाँ पर स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्रों की भारी श्रृंखला मेरे टाइम में मैंने कराई, यहाँ पर 33 kV GSS के इतने ग्रिड लगाने का काम मेरे टाइम में हुआ, यहाँ पर CSC मेरे टाइम में कराई, यहाँ पर डिप्टी ऑफिस जो है वो मेरे टाइम में हुआ, आमेट के अंदर जो उपखंड जो कार्यालय हैं उसका मतलब है जो वहाँ पर मेरे द्वारा करवाया गया। पिछले साल एक घोषणा हुई थी 10-10 करोड़ प्रत्येक विधानसभा को दिए जा रहे हैं, उसको लेकर आप भी आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी राजसमंद में, उसका क्या रहा? ये तो उसमें जो हुआ था, ये जो रोड में बता रहा था ना आपको, ये यहाँ से कोमलगढ़ से जो रोड है ना सर, यहाँ से, तो उसमें भी उनका आरोप है कि सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि तो पैसा हमारा ही था, सरकार ने जबरदस्ती दे के वाह लूट रहे हैं। पर मैं एक बात कह रहा हूँ कि उनके न तो घर का था न क्या, तो सरकार राजस्थान का था, पैसा कोई लेना देना नहीं उनके। विधायक मत का है नहीं, 1 रुपया अगर विधायक मत का हो रहा सभी कटौती की सरकार। मैं बताऊं साहब कि अगर ईमानदारी से अगर वो बता दें कि ये विधायक मत है तो आपको जो कर लेंगे साहब, ये बात है बिल्कुल झूठी है। ये मुख्यमंत्री जो घोषणा की थी उसी मद का ये पैसा जो है शायरावाड़ी रोड पे मुख्यमंत्री जी ने दिया और इसका काम हुआ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गणेश सिंह जी परमार हमारे साथ में, इनकी गांव से किस तरह से ये उठे और किस तरह से एक नौकरी करना चाहते थे पहले, और फिर धीरे धीरे सरपंच के बाद में ये इस राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े और विधायक बने, और अभी फिर ये वापस इसी दौड़ में हैं। हमने इनकी पूरी कहानी सुनी, इनके सफ़र की कहानी सुनी, इनके दावे भी सुने, इनके वादे भी सुने, और आने वाले समय में अगर पार्टी इन्हें मौका देती है तो इनके जी ये हैं कि क्षेत्र का समग्र विकास करेंगे, और ख़ास तौर से जो पर्यटन हब बन चुका है इस कुंभलगढ़ क्षेत्र में, पर्यटन को बढ़ावा देना। और हम प्रयास करेंगे इसी तरह अलग अलग दावेदारों से उनसे मिलें, उनकी बातें सुने,
उनकी दावे आप जनता तक पहुंचाने के प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि आज हमने कुंभलगढ़ में कांग्रेस की ये सीरीज़ शुरू की है। उसमें कांग्रेस में सबसे पहले हमने प्रयास किया है कि गणेश सिंह जी परमार, जो कि यहाँ पहले विधायक रह चुके हैं, और इसके अलावा जो दावेदार मुख्य रूप से जो चर्चा में हैं वो भी मैं आपको अभी बताने देना चाहता हूँ कि इनके पुत्र हैं योगेंद्र सिंह परमार भी इसी दावेदारी की सूची में हैं। तो इसके अलावा दिलीप सिंह राव इस सूची में है। नगर पालिका आमेठ के अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा इस सूची में हैं। तो इसके अलावा इसी तरह क्षेत्र में कई नाम और भी हैं। इसके अलावा कुंभलगढ़ विधानसभा में कुंभलगढ़ के पूर्व प्रधान सूरत सिंह दसाना, युवा नेता वैभव उपाध्याय और अर्जुन सिंह देवरिया का नाम भी चर्चा में है, जो भी दावेदारी कर रहे हैं। जो ये दावेदारों की जो फहरिस्त है लंबी सूची है कुंभलगढ़ के, इस तरह ये जो दावेदार हैं ये भी इस टिकट की मांग रहे हैं और पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।